गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बाइंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सम अनदर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम अनदर method of sex determination। ठीक है, some another method of sex determination। ठीक है, और सम अनदर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में जो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मेथड वो है आपका इंक्यूबेशन टेम्परेचर। ओके, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। अब सबसे पहले आप लोग जानो कि ये इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता क्या है। तो आप लोग जो है वो देखे होंगे कभी मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठते हुए, और उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि उसको हीट देना, जहाँ पे मुर्गी जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर देती है, अंडे को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखती है, और जिससे उस अंडे से आप देखोगे कि क्या आया, चूजा बाहर आया। ओके, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंक्यूबेशन, है ना। और इंक्यूबेशन में वो उसको जो है टेम्परेचर दिया जाता है, इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे अनदर मेथड में कि वही इंक्यूबेशन टेम्परेचर डिटरमाइन कर देगा कि आगे जो जनरेशन आएगा वो मेल होगा या फीमेल। ध्यान से, कौन डिटरमाइन कर रहा है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। किस में डिटरमाइन करता है, तो सबसे पहले इन टर्टल। ओके, किस में, इन टर्टल। टर्टल जो है उसमें क्या होता है, टर्टल्स जो है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड जो आएगा अंडा से हैच करके, जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो मेल होगा कि फीमेल। हम लोग क्या देखते हैं कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग, क्या देखते हैं कि इंक्यूबेशन, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग कितना हो जाए, 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो आपका क्या आएगा, मेल आएगा। ध्यान रखना, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर इस तरह से आ गया तो उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या आएगा, मेल आएगा। और अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर अबव चला गया 33 डिग्री सेल्सियस, इफ incubation if incubation temperature of egg above 33 डिग्री सेल्सियस, देन फिक्स है कि वो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा, फीमेल। ओके, अब आप लोग बोल सकते हो कि सर अगर जो है बीच में रहा तो नॉट डिटरमाइन, उसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अगर हमको उस अंडे से मेल टर्टल चाहिए तो उस कंडीशन में आपको आर्टिफिशियली अगर इंक्यूबेट करवा रहे हो
तो टेम्परेचर जो है वो आपको रखना पड़ेगा बिलो 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड अबव या अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस तक। इस कंडीशन में वो मेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। और कहीं अगर टेम्परेचर, अगर हमको चाहिए कि सारा का सारा जो है टर्टल का एग फीमेल के फॉर्म में प्रोड्यूस करे, उस कंडीशन में आपको उसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस करना होगा, ओके। तो ये हो गया किसमें, टर्टल्स में। और किसमें, तो इन एलिगेटर्स, एलिगेटर्स जो है वो भी मगरमच्छ जैसा दिखता है, मगरमच्छ का ही स्पीसीज है ना। तो इन एलिगेटर, ठीक है, इन एलिगेटर, एलिगेटर में जो है वो क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग एट अबव 34 डिग्री सेल्सियस। हम लोग देखते हैं क्या कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग अबव 34 डिग्री सेल्सियस, अगर अबव रहा कितना 34 डिग्री सेल्सियस से, तो उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करेगा क्या, मेल। तब क्या प्रोड्यूस करेगा ये, मेल, यानी मेल एलिगेटर आएगा। और अगर इफ इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग जो है वो कम हो जाए बिलो कितना 30 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा आएगा, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेल और फीमेल चाइल्ड कैसे आएगा, कब आएगा, इसका डिटर्मिनेशन जो है वो कौन कर ले रहा है, टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे हम लोग अंडे को रखते हैं, वो डिटरमाइन कर ले रहा है कि मेल होगा या फीमेल, ओके। तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करता है आपका सेक्स, मेल होगा कि फीमेल। यहाँ पे क्रोमोजोम के अलावा ये जो है एक अनदर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में इंक्यूबेशन टेम्परेचर आ गया, ठीक है, जो एलिगेटर और टर्टल में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, एसोसिएशन ऑफ फैमिली, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ फैमिली में, उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। सेकंड जो है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज या एसोसिएशन ऑफ फीमेल्स, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ फीमेल्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फीमेल्स में ये सब में नहीं दिखता, एक स्पीसीज है इसका, जो इस ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उस स्पीसीज का नाम है, किसमें दिखा जाता है, इन ए सी वॉर्म। किसमें ये देखा जाता है, सी वॉर्म में, ओके, सी वॉर्म है ना, किसमें देखा जाता है, एक सी वॉर्म है उसमें ये देखा जाता है। और उस सी वॉर्म का नाम जो है वो क्या है, उस सी वॉर्म का नाम है बोनेलिया, ठीक है, क्या नाम है, बोनेलिया, ओके। सी वॉर्म बोनेलिया में जो है वो देखा जाता है क्या कि एसोसिएशन ऑफ फीमेल डिटरमाइन करेगा किसको, सेक्स को,
ठीक है, कैसे करता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बोनेलिया में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये कैसा डेवलपमेंट करता है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं कि एनी लार्वल फॉर्म, डायरेक्ट ये बोनेलिया ना आकर के जब ये चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले इसका लार्वल फॉर्म आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एनी लार्वा किसका, लार्वा कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ coming in contact of already grown female, ठीक है, ऑलरेडी grown female developed into larva developed into ये डेवलप कर जाएगा किसमें, इनटू, आप बोल सकते हो कि ये डेवलप कर जाएगा इनटू अ स्मॉल मेल। अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में आया तो ये डेवलप करेगा किसमें, मेल में। कैसे डेवलप करता है, तो हम लोग देखते हैं कि लार्वा इंटर्स द बॉडी, ठीक है, ये इंटर करता है बॉडी में, है ना, टू फीमेल, enters the body to female and lives like parasite। और किस फॉर्म में उसके बॉडी में रहता है, पैरासाइट के फॉर्म में, पैरासाइट इन यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, यूट्रस ऑफ फीमेल, ये फीमेल के यूट्रस में चला जाता है। एंड डेवलप इनटू अ स्मॉल मेल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है बोनेलिया, ये लार्वल फॉर्म इसका जो है वो क्या करता है, लार्वल फॉर्म अगर फीमेल के कांटेक्ट में आ गया तो ये डेवलप करेगा किसमें, ये डेवलप करेगा मेल चाइल्ड में। अगर फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आया और डायरेक्ट लार्वा जो है प्रोड्यूस करेगा तो ये करेगा किसमें, मेल चाइल्ड के फॉर्म में। ठीक है, अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में आया तो क्या करता है, उसके बॉडी में इंटर करता है और वो उसके बॉडी में इंटर करके उसके यूट्रस में चला जाता है, और किस फॉर्म में, एज अ पैरासाइट के फॉर्म में। और उसके यूट्रस से जो है ये प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, एज अ मेल चाइल्ड। तो हम लोग इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ये जो बोनेलिया है ना, ये बोनेलिया, ये इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, लार्वल फॉर्म में। अगर ये लार्वा से डायरेक्ट जो है वो आया तो ये जनरेट करेगा किसमें, ये डेवलप करेगा अ स्मॉल फीमेल। लेकिन अगर ये लार्वा जो है वो चला गया किसके पास, फीमेल के पास, है ना, तो ये फीमेल के बॉडी में ये कहाँ चला जाता है, इसके यूट्रस में। यूट्रस किस फॉर्म में, पैरासाइटिक फॉर्म में। और यूट्रस से फिर ये जनरेट करेगा किसमें, स्मॉल मेल के फॉर्म में। ठीक है, ये चला गया कहाँ, यूट्रस, है ना, किस फॉर्म में, पैरासाइटिक फॉर्म में। और ये जनरेट करेगा यूट्रस से फिर किसमें, स्मॉल मेल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि बोनेलिया जो है ये आपका लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लार्वा से एडल्ट बनता है। अगर इसका लार्वा ये प्रोड्यूस किया क्या,
सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन होता है लार्वल का, और लार्वा जो है अगर डायरेक्ट लार्वा जो है डेवलप करता है तो वो बनता है आपका क्या, फीमेल। लेकिन अगर वो किसी ऑलरेडी पहले से ग्रो फीमेल के बॉडी से अटैच कर गया और वो अटैच करके उसके यूट्रस में पैरासाइटिक फॉर्म में चला जाता है, और पैरासाइटिक यूट्रस फॉर्म से वो जब प्रोड्यूस करेगा तो किस फॉर्म में, तब वो जो है आपका प्रोड्यूस करेगा एज अ स्मॉल मेल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर फीमेल के बॉडी से अटैच किया तब जो है वो आएगा आपका मेल, और अगर नहीं अटैच हुआ तो आएगा क्या, फीमेल। ये था हमारा अनदर 2 मेथड फॉर रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब इसके जो है वो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चा, अब जो है हम लोग आगे जो इसका पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है म्यूटेशन। ओके, टॉपिक का नाम क्या है, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है वो क्या चीज़ है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। म्यूटेशन मीन्स होता है सडन चेंज। ठीक है, म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, सडन चेंज, है ना। हम लोग जो है वो नॉर्मल है, और मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो आ जाए उसका 2 हाथ के जगह एक और हाथ आ जाए, या 5 फिंगर्स के, एक हाथ में 5 फिंगर है इसमें, तो एक छठा फिंगर आ जाए तो वो कहलाएगा क्या, म्यूटेशन। हम लोग बोलते हैं कि म्यूटेशन आर न्यू सडन, हम लोग देखते हैं क्या कि म्यूटेशन आर न्यू सडन इनहेरिटेबल, ठीक है, सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस क्या चीज, म्यूटेशन आर सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन which appear जो appear होगा in organism due to permanent change in their genotype, due to permanent, ठीक है, permanent change ठीक है, permanent change in their genotype, permanent change in their जीनोटाइप। ठीक है, परमानेंट चेंज इन देयर जीनोटाइप। देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो है वो सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या चेंजेज विच अपेयर इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू परमानेंट चेंज ऑफ जीनोटाइप। उसके जीन में किसी तरह का चेंजेज आया और इसके कारण से उसके बॉडी में बदलाव आया। भले ये बदलाव जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक जनरेशन आएगा दूसरे में जो है वो क्या हो जाए, नहीं भी आ सकता है, फिर तीसरे में आ सकता है, इस तरह से होता है। तो कंटिन्यूअस ये नहीं रहेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटेशन, है ना। जैसे हम लोग किसी जनरेशन में देखें कि 6 फिंगर्स आए, उसके बाद जरूरी नहीं कि हर एक जनरेशन में 6 फिंगर्स आएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन को सबसे पहले बताया था किसने, म्यूटेशन को सबसे पहले जो है वो बताने वाले जो थे उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस, है ना। मेंडल्स थ्योरी में आप लोग जो हैं वो इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय द टर्म
mutation, the term mutation was given by ये किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे जो, उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। इन 1901, ठीक है। इन्होंने जो है वो म्यूटेशन टर्म को दिया था, ओके, ह्यूगो डी वेरिस 1901 में, ओके। हम लोग देखते हैं इन्होंने जो इसको म्यूटेशन को जो टर्म दिया, म्यूटेशन को जो डिस्कवर किया है ना, डिस्कवर्ड बाय भी किसके द्वारा? म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस, ओके। म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने इन इवनिंग प्राइमोज, इन इवनिंग प्राइमोज, ठीक है, प्राइम ओज, ठीक है। इवनिंग प्राइमोज में जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है? इवनिंग प्राइमोज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग प्राइमोज। वैसे इसका नाम जो साइंटिफिक नेम है उसका कुछ और नाम है ना। इसका नाम है ओनिथेरा लेमार्किना, ठीक है। और ओनियो ठीक है, ओसिनोथेरा लेमार्किना, ठीक है, ओनियोथेरा लेमार्किना, ठीक है। LAMARCKINA, ठीक है। तो ये जो है इसमें इनका साइंटिफिक नेम है। इसमें उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था। हम लोग क्या देखें कि म्यूटेशन जो है सडन चेंज है, ओके। और इस सडन चेंज को सडन चेंज जो है वो जीन में परमानेंट चेंजेज होने के कारण हो रहा है। और ये जो चेंजेज है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, रेगुलर नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। अगर रेगुलर होने लगे, ठीक है, ये चेंजेस जो है अगर रेगुलर होने लगे तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? एवोल्यूशन। फिर ये म्यूटेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एवोल्यूशन। लेकिन ये अगर जो है वो रेगुलर ना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूटेशन, ओके। किस कंडीशन में हम लोग बोले इसको म्यूटेशन? जब ये डिसकंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस हो तो फिर एवोल्यूशन हो गया, ओके। हम लोग देखते हैं कि ये म्यूटेशन जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? तो ह्यूगो डी वेरिस ने। आपको याद होगा मेंडल के रीडिस्कवरी में हम लोग इनको जो है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेंडल के रीडिस्कवरी में इनका भी नाम आता है, ह्यूगो डी वेरिस का भी नाम आता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, टाइप ऑफ म्यूटेशन। हम लोग देखें कि कितने तरह का म्यूटेशन है, यानी म्यूटेशन को करवाने के लिए कितने तरह के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट जो नाम है इसका नाम है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, पहला फर्स्ट नंबर।
एंड सेकंड जो है उसको बोलते हैं क्या, जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन कितने तरह का हम लोग देखें, 2 तरह का, क्रोमोजोमल और जीन म्यूटेशन। देखिए डीएनए जो है वो बनाता है क्या, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर ही रहता है क्या, जीन। तो ये जीन और क्रोमोजोम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन के लिए, यही म्यूटेशन करवाएगा। अगर जो परमानेंट चेंजेज हम लोग जीन में देखे थे और उसके कारण से बॉडी में चेंजेज आया तो कहलाता है क्या, जीन म्यूटेशन। और अगर क्रोमोजोम में चेंजेज आया और उसके कारण हमारा बॉडी, हमारा पार्ट्स, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का चेंजेज आया तो वो कहलाएगा आपका क्या, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो हम लोग दोनों को, जीन म्यूटेशन को और क्रोमोजोमल म्यूटेशन को, दोनों को एक एक करके जो है पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानो कि म्यूटेशन जो हमारे बॉडी में चेंजेज आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन और क्रोमोजोम। अगर जीन में चेंजेज हुआ और उसके कारण से हमारे बॉडी में चेंजेज आया, म्यूटेशन हुआ, तो उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। अगर क्रोमोजोम में चेंजेज हुआ, बदलाव आया और उसके कारण से हमारे बॉडी में चेंजेज आए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन में आया तो जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोम पे आया तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन का। ओके, तो फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा क्रोमोजोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक है। और क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है वो किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, लिखिए आप लोग कि इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोजोमल एब्रेशन। ओके, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रोमोजोमल एब्रेशन, क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्रोमोजोमल एब्रेशन, इसको हम लोग जो है वो क्रोमोजोमल एब्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है वो क्या है, तो हम लोग देखें चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज ड्यू टू, क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिखते हैं क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसके कारण से बदलाव जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ओके, इसके आगे हम लोग जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। बट अभी आप लोग ध्यान दो कि 2 अनदर मेथड है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिसको हम लोगों ने देखा है ना, एक एसोसिएशन ऑफ फीमेल एंड फर्स्ट जो था वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर। और हम लोग स्टार्ट कर दिए म्यूटेशन को। म्यूटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, टॉपिक है, इसको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो म्यूटेशन 2 तरीके से होता है, ये चीज़ को देखें। अब जो है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।